का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। कानून की बात में हमारे पास जो पैनलिस्ट आते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ जजेज होते हैं, कुछ एडवोकेट्स होते हैं। और मूल रूप से जो आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और कानून में कहाँ आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कानून में कहाँ आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या आपको लगता है कि हम सामर्थ्य नहीं हैं, सामर्थ्यवान नहीं हैं, वैसी स्थिति में हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी, तो उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था है, जहाँ आसानी से बगैर खर्चे के आपकी बात सुनी जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, आप 10 साल से 20 साल से विभिन्न मामलों में, ज़मीन के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, चेक के मामले में अदालत के चक्कर काट रहे हैं, तो वो चक्कर काटने से आसानी से कैसे आपका पैसा रिकवर हो जाए, इसके लिए भी अलग कानूनी प्रक्रिया, कानूनी व्यवस्था की गई है, जिसमें आपका फूटी कौड़ी खर्च नहीं होने वाला है और आराम से दोनों पार्टी बैठ करके आप अपनी अपनी बात कह करके मामले को सलटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार बनाया, उसके ब्रांचेज हैं, उसकी शाखाएं हैं हर स्टेट में, जिसको कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कहते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों ने अपने अपने ज़िलों में, लगभग सभी ज़िलों में, या जो सब डिविज़नल कोर्ट है वहाँ भी इस तरह के प्राधिकारों की स्थापना की है, जिसके तहत अलग अलग मीडिएशन या अस्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया चलाई जाती है। उस प्रक्रिया में आपके मामले को सलटाने की कोशिश की जाती है। अभी जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के अनुसार करोड़ों की संख्या में केसेस वर्षों से, 10 साल 20 साल से पेंडिंग है। जुडिशरी के पास स्टाफ नहीं है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मामले की सुनवाई करके सलटाया जा सके, और कुछ मामले तो सिर्फ ईगो क्लैश में बहुत लंबे समय तक चले जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में एक व्यवस्था है मध्यस्थता की। अब बहुत सारे मामलों में कोर्ट को डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट भी करती है कि उस मामले को मीडिएशन सेंटर में भेज देती है, डालसा को भेज देती है, झालसा को भेजती है, यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेज देती है कि इस मामले में मध्यस्थता करा करके सलटाने की कोशिश करिए। ये मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता से फ़ायदा क्या होता है, मध्यस्थता से मामला कितने दिनों में निपटता है, इसमें खर्च क्या आता है, आज हम यही आपको बताएंगे। आप ही अगर क्लाइंट हैं तो आप कोर्ट से यह डिमांड कर सकते हैं कि हमारे मामले को मध्यस्थता में भेज दिया जाए। अगर आप प्री लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो प्री लिटिगेशन के भी उपाय हैं, वो भी मध्यस्थता में जा सकता है। कैसे क्या है यह प्रक्रिया, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य और DPS रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह मौजूद हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये मीडिएशन क्या है, मीडिएशन मीन्स क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से जो कोर्ट्स है, जो केसेज हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसका तुरंत निपटारा संभव नहीं है। और बहुत से ऐसे केसेज हैं, जैसा आप बता रहे थे कि नॉन क्रिमिनल केसेज हैं, वो ज़मीन के हैं, शादी विवाह के हैं, परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच के हैं। तो ऐसे केसेज में जो कि केवल ईगो के चलते या अंडरस्टैंडिंग के चलते या टाइम नहीं एक दूसरे को देने के चलते अब वो कोर्ट में केसेज चल रही हैं, जबकि पूरा परिवार उससे एक तरह से बर्बाद हो रहा है या परेशान हो रहा है। और आप उसका फाइनेंशियल भी इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल भी इम्पैक्ट पड़ता है, टाइम टेकिंग है, डिस्टर्बेंस बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ऐसी व्यवस्था, जैसा आप भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है
कि अगर दोनों पक्ष चाहे या कोर्ट भी चाहती है कि ऐसे केसेज में एक बार दोनों लोग बैठें और अपनी चीज़ों को रखें, अपने नीड्स को रखें, अपने ग्रीवांसेस को रखें और इनसे जो डिपेंडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए और अगर सलूशन निकलता है तो इसको प्रेफरेंस, इसको प्राथमिकता जो है दी जाएगी। इसीलिए कुछ अलग अलग फील्ड से लोगों को चूँकि अलग अलग तरह के केसेज हैं, किसी का टैक्सेशन का है, किसी का शादी का है, परिवार टूटा है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड से लोगों को ला करके सुप्रीम कोर्ट जो है MCPC की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी इस बार एक बैच को ट्रेनिंग दी गई थी। मैं भी उसका सदस्य था, चूँकि झालसा का मैं मेंबर भी हूँ, सदस्य हूँ, तो ट्रेनिंग हमने लिए थे। तो वही प्लेस होता है जब कोर्ट के बाहर बैठ करके दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और कोशिश होती है कि दोनों पक्ष किसी कॉमन कंक्लूजन पर पहुँचे। मध्यस्थता में हमारा कोई जजमेंट नहीं होता है, हम केवल फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, जिससे कि लोग अपनी बात को रख सकें, दूसरी बात को सुन सकें। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत जगह बोलने का या सुनने का पक्षों को मौका नहीं मिलता है, बिना जाने दूसरे पक्ष का एक परसेप्शन बना के चलते हैं। तो हमको लगता है मध्यस्थता जो है एक अच्छा स्टेप है और ये हमारी न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है और बहुत से प्रॉब्लम इस मध्यस्थता के चलते सॉल्व हो रहे हैं। कोर्ट में जो प्रक्रिया है कि क्लाइंट जिसका केस है वह और जिसके खिलाफ केस है वह सिर्फ उतना ही बोलेगा जितना वकील साहब इजाज़त देंगे या जज साहब इजाज़त देंगे, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। उससे अलग हट करके मध्यस्थता में क्या प्रक्रिया है? देखिए, वहाँ पर तो अपने जो एक दूसरे के ऊपर हम आरोप तय करते हैं और आरोप के अनुसार हम कागज़ खोजते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको खोजते हैं और प्रूफ करते हैं कि नहीं हम सही हैं। जबकि मध्यस्थता में क्या होता है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और जो दोनों पक्ष एक तरह से यहाँ जीतते हैं, उनके चूँकि दोनों के नीड्स को देखते हुए ही सलूशन पर पहुँचा जाता है। कोर्ट में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, यहाँ पर दोनों का सामंजस्य बैठा करके सलूशन निकाला जाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि दोनों जीतते हैं, दोनों की जो समस्याएं हैं या दोनों की जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। तो हमको लगता है कोर्ट के बाहर अगर ये प्रॉब्लम जो मध्यस्थता में सॉल्व हो रही हैं, इससे दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाता है। कोई एक ग्रीवांसेज या कोई मन में ये नहीं लेके जाता है कि मैं जीत गया या हार गया, हमने एक बड़ा वकील रखा था, एक हमारा वकील अच्छा नहीं प्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पर परमानेंट सलूशन निकलता है, वहाँ पर जो है वो टेम्प्रोरी सलूशन निकलता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो सोचते हैं लोअर कोर्ट में अगर उनका नहीं हो पाया तो हायर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ सलूशन जो है परमानेंट होता है। यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आने के लिए कोई मध्यस्थता अगर चाहता हो कि हम मध्यस्थता करा करके अपने केस को सलटाएं, तो पार्टी खुद कोर्ट से अपील कर सकती है या कोर्ट तय करेगा गुण दोष के आधार पर इसको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए? देखिए, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो मध्यस्थता तो हमारे जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जब समाज बना है, वहाँ से गाँव में मध्यस्थता चलती रहती थी। समस्याएं पहले बहुत आती थी, ऐसा नहीं कि समाज जो है बिना समस्याओं का रहा है, समस्या आती थी, लेकिन गाँव में छोटे छोटे मुखिया, पंचायत और बड़े बुजुर्ग बैठ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन टाइम के साथ जब वो सोशल फैब्रिक्स जो है थोड़ी कमज़ोर हुई और लोग उतना इनिशिएटिव या टाइम लेके नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो लोग कोर्ट में पहुंचना शुरू किए। अब हुआ कि कोर्ट में केसेज हो गई। तो जैसा कि हम पहले भी आपको बताया कि जब कोर्ट में केसेज आती है तो जो नॉन क्रिमिनल है, ऐसे केसेस को कोर्ट भी रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पर केस चलाने के पहले, लड़ने के पहले आप मध्यस्थता सेंटर में भेज देते हैं। तो दोनों होता है, मध्यस्थता सेंटर में कोर्ट के द्वारा भी भेजा जाता है और लोग अपने से भी चाहते हैं कि ठीक है सर, अब हमारा केस तो है, लगा हुआ है, टाइम दे दिया जाए, एक मैंने उसमें 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद का केस का डेट दे दिया जाता है और वो फिर वो मध्यस्थता सेंटर में चले जाते हैं। और इसकी खूबी ये है कि अगर मध्यस्थता सेंटर में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो फिर वो कोर्ट में अपना केसेज जो है चलती हैं। तो जो आप ड्यूटी और राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसको कोई हानि नहीं होती है। और इवन मध्यस्थता सेंटर में अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं
कुछ उसमें टर्म कंडीशन लिख लेते हैं, उसका अगर वायलेशन होता है तो फिर हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बड़ा ओपन है, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, और जैसा हमने पहले भी कहा कि दोनों पक्षों की संतुष्टि के आधार पर जो है वो सलूशन निकाला जाता है। कोर्ट्स में आमतौर पर दोनों पक्ष के एडवोकेट सबूतों के आधार पर केस को लंबा और हम ही जीतें, जी जी, वो हार जाए, इस कोशिश में रहते हैं, जो आम तौर पर चलता है। बाद में गुण दोष के आधार पर जज साहब को जो लगता है, जो सबूत है उसके आधार पर, गवाहों के बयान के आधार पर वो अपना फैसला देता है क्या करना है नहीं करना। वो एक लंबी प्रक्रिया जिसमें तारीख पर तारीख पड़ता जाता है कि हम सबूत ले आ रहे हैं तो हम सबूत ले आ रहे हैं, हम सबूत ले आ रहे हैं तो हम सबूत ले आ रहे हैं। यह जो मध्यस्थता है, मध्यस्थता में कोर्ट अगर भेज रही है तो उसमें कितना टाइम लगता है और उसमें मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है? देखिए, जो कोर्ट जब केसेस को भेजता है तो अच्छी बात है कि दोनों पक्ष अपनी बातों को खुद रखते हैं। एक अपने एडवोकेट के थ्रू, लॉयर के थ्रू रखना, एक खुद रखना। तो इसमें जो भी सोशल, भावनात्मक और भी जो पक्ष होते हैं उससे वो अच्छी से मध्यस्थ को पता चलती है। और इसकी एक प्रक्रिया है कि पहले जब केस आती है तो कोई भी पेपर हम मध्यस्थ के पास नहीं आता है, इसलिए हम प्री जुडिशियल रहते हैं। हमको कोई इस केस के बारे के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। तो जब दोनों बैठते हैं तो दोनों की बात सुन के हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, पहले कि दोनों पक्ष आके बैठते हैं और इनका जॉइंट सेशन होता है, मध्यस्थ अपना परिचय देता है और वो बताता है कि हमारा काम है दोनों को फैसिलिटेट करना, हम कोई जजमेंट नहीं देंगे, आप बताएं अपनी समस्या और अपनी ग्रीवांसेज, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार बात करता है। उसके बाद है कि सिंगल सेशन, जॉइंट सेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है सिंगल सेशन होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर दोनों आपस में बोल लिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में बताना चाहता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं बता पा रहा है, जॉइंट सेशन में नहीं बता पा रहा, डर के मारे नहीं बता पा रहा है, या और लोग प्रेजेंट हैं। और इसमें एडवोकेट भी जो है वो बैठ सकते हैं, उनके प्रेजेंस में भी रहता है, वो आके बैठते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं रहता, वो सुनते हैं। जस्ट उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है दोनों पक्षों की कि मेरे लॉयर जो बैठे हैं और हमारी बातें जो सुनी जा रही है। फिर सिंगल सेशन में बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल कारण क्या है। कभी कभी देखिए आरोप लगाने के लिए लगा देते हैं। आजकल आप जानते हैं जब प्रॉब्लम हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो अपने केसेस को मजबूत करने के लिए वकील साहब लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग उनको प्रेरित करते हैं कि ये लगा दीजिए जिससे हमारा केस मजबूत हो जाए, हम जीत जाएं। लेकिन वो अलग से बताते हैं कि देखिए सर, हम तो 498 का केस कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर ये मान जाते हैं, अगर ये चीज़ छोड़ देते हैं तो हम इनके साथ रहना चाहते हैं। तो सिंगल सेशन होता है। फिर सिंगल सेशन में जब दोनों पक्ष की नीड और ग्रीवांसेस को जब पता चल जाता है तो फिर हम अपना जॉइंट सेशन करते हैं और उसके अनुसार एक दूसरे की चीज़ों को एक दूसरे को बताने देते हैं, जिसके आधार पर फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन को करते हैं कि अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो टर्म एंड कंडीशन क्या है, इनकी भविष्य में फिर इनका झगड़ा न हो जाए, या एक दूसरे के जो राइट है कैसे सुरक्षित रहेंगे, या कभी कभी जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है उसमें बच्चे हैं तो बच्चे को के जो राइट्स हैं कैसे सुरक्षित होंगे, इनसे जो डिपेंडेंट लोग हैं, इन सब का ध्यान देते हुए टर्म एंड कंडीशन को जो है ड्राफ्टिंग होती है। उसके बाद फिर दोनों पक्षों के सिग्नेचर के साथ वो पेपर तैयार किया जाता है। फिर मध्यस्थ क्या करता है, इस पेपर को फिर कोर्ट में जाता है। चूँकि इसको फिर अथेंटिक और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है तो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में फिर जज साहब के द्वारा पूछा जाता है दोनों पक्षों को कि भाई आप मध्यस्थता के लिए गए थे और ये चीज़ें जो आप लिखे हैं, जो साइन किए हैं, आपने ठीक से किया है, पढ़ा है, तो वहाँ पर होता है तो फिर वो उसका पार्ट हो जाता है। और फिर हमको लगता है कि बहुत से केसेज आपको बताएं और दोनों संतुष्ट होके जाते हैं। और जो समाज के कारण, न्यूक्लियर फैमिली के कारण ज़्यादा जो केसेज अभी देखने को मिल रही है उसमें यह केवल हस्बैंड वाइफ सेपरेशन, दहेज और ये सब का जो केसेज है, या थ्रेट का, जो लाइफ थ्रेट का है या मारपीट का है, ऐसे केसेज हैं जिसका सलूशन हमको भी लगता है कि वह मध्यस्थता के द्वारा ही हो सकता है, जो पहले गाँवों में या छोटे कस्बों में ये होता रहा है। देखिए, 2-3 पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। एक जैसे कि सेपरेशन का मामला है कि 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से लिव इन रिलेशन में रहा करते थे, 6 महीने पहले, 1 साल पहले शादी हुई, अब नहीं रहना चाहते हैं। अब नहीं रहना चाहते हैं। उस नहीं रहना चाहने में कोर्ट की जो इच्छा है और जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, शादी को ज़िंदगी भर निभाना है,
वैसे में कोशिश यह की जानी चाहिए की जाती है कि वो साथ रहें। जी जी लेकिन जो स्थितियां बनकर सामने आ रही हैं उसमें दोनों पक्ष कहता है कि हम बगैर किसी के पर कोई शर्त ला दे, कोई डिमांड रखें, हम चाहते हैं कि अलग हो जाए। जी अब इस अलग हो जाने में और उसके साथ जबरन रखने में दो चीज़ें हैं। और तीसरे के जो मुकदमे हैं, जिस तरह के आपने बताया 498 और दूसरे सारे मुकदमे की मारपीट की और ये किया वो किया, तो जो कानून कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। जी जी तो दहेज लेना देना अपराध है और वहाँ जाकर के आप मेडिएशन में कह रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने तो इतना दहेज दिया था। जी, आपने तो अपराध किया था। जी जी जिसने लिया था उसके खिलाफ तो आप केस कर रहे हैं, उसने तो अपराध किया ही था। इन दोनों मामले में दोनों पनिशेबल हैं, जी जी दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जब मध्यस्थता में आते हैं तो मध्यस्थता में दावा करते हैं दिया हो 20, कहते हैं कि नहीं 50 दिया था, आप 40 पर ये राजी करा दीजिए। जी। तो ये जो स्थिति होती है उससे कैसे निपटते हैं? देखिए, पहला चीज़ हम आपको बताएं कि मध्यस्थ का काम कोई राजी कराना नहीं है। वो हम केवल दोनों के बीच का रास्ता देखते हैं, क्या कोई कॉमन पॉइंट निकल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो मेरा काम कोई जजमेंट देना नहीं है, मध्यस्थ का काम कोई या कोई रास्ता निकालना नहीं है। दूसरी बात देखिए, जब हम लोग बनाते हैं फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं मध्यस्थता के बाद, ये ज़रूर देखा जाता है कि क्या यह लीगल पैरामीटर्स पर, हमारे लॉ पर ये करेक्ट है कि नहीं है। और तीसरा जो चीज़ है, अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर वो कोर्ट में जाता है, उसको वो भी देखते हैं और उसके आधार पर तब जाके फाइनल होता है। और जो आपने केस बताया कि दो है साथ में रहे और अब नहीं रहना चाहते हैं, अगर दोनों की सहमति है तभी रह पाएंगे। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो फिर वो लीगली वो चेक होगा, टेस्टिंग उसकी होगी कि क्या कानून कहता है, उसके अनुसार उनको जो पनिशमेंट होगा या जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट का काम करने का है। और मध्यस्थ का काम कहीं से उसको कोर्ट कोई पनिशमेंट या ये सब देने का वो नहीं तो है। क्लियर, हम ये कह रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, यह कानून है। तो कानून में जब उन्होंने केस किया कि लेना और देना दोनों अपराध है, तो ये मुकदमा तो उन पर चलता ही रहेगा, समझौता हो जाने के बावजूद चलता रहेगा कि इसलिए आपने इलीगल काम किया, दहेज लिया और दहेज दिया। यहाँ समझौता हो गया, मध्यस्थ ने समझौता एग्रीमेंट पेपर बना दिया, दोनों ने साइन कर दिया, हम सारे केसेस वापस ले लेंगे। केसेस वापस कैसे लेंगे? आपने तो इलीगल किया जी जी या लिख करके दिया, उसके साथ सबूत भी दिया कि हमने इतना का गहना खरीदा, हमने इतने के भोजन पर खर्चा किया, हमने इतना पैसा कैश दिया, बैंक से निकाले, बैंक का दस्तावेज दे रहे हैं, आपने इलीगल काम तो किया। जी जी अब कह रहे हैं कि मध्यस्थता में आकर के एग्रीमेंट बन गया कि केस हम वापस ले लेंगे, तो केस वापस कैसे होगा? दोनों पनिशेबल हैं। नहीं, तो वही हम बता रहे थे कि देखिए वो दोनों मध्यस्थ कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जी। मध्यस्थ तो ये लिखेगा कि भाई सारे केस वापस ले लिए जाएंगे अब इसके साथ ही। अब कोर्ट क्या करती है नहीं करती है ये कोर्ट समझे। नहीं, मध्यस्थ ये लिखेगा कि दोनों की सहमति है, दोनों चाहते ऐसा, बट उसको लीगली कोर्ट जो है देखेगा वो कि ये सही है या नहीं सही है। अगर वो उन्होंने राइटिंग में दिया है, चेक के थ्रू पैसा दिया है, अगर उसका प्रूफ चेक है। के थ्रू वाले आप बता रहे हैं, तो चेक वाले में एक मसला है, जी जी इलीगल ब्याज पर पैसा देना बगैर लाइसेंस के जी जी गलत है, जी जी गलत इलीगल है। जी जी लेकिन उसके एवज में आपने 20,000 रुपये दिए और ब्लैंक चेक रख लिया, उसको 2 लाख रुपए भर करके दे दिया। जी जी आपने पैसा दिया, ब्याज पर पैसा चलाया, तो ब्याज पर जो पैसा चलाया वो आपको राइट नहीं था, इसलिए कि आपने लाइसेंस नहीं रखा है। जी जी और अब आप डिमांड कर रहे हैं, तो हम समझौता करके अगर भेज भी देते हैं कोर्ट को, एग्रीमेंट करा देते हैं, मीडिएटर एग्रीमेंट करा देता है, हम दोनों की भी सहमति बन जाती है, लेकिन वो पनिशमेंट से कैसे बचेंगे इस एग्रीमेंट के बावजूद? देखिए, हमने शुरुआत जो आपसे किया थी, मतलब कि जो नॉन क्रिमिनल है उन्हीं का जो है नॉन क्रिमिनल तो NIA तो नॉन क्रिमिनल है, हम तो ये कह रहे हैं। जी जी हमारे पास तो क्रिमिनल के प्रोसीडिंग्स जो आते हैं 498 क्रिमिनल है। जी जी 498 विड्रॉ करने के लिए जब वो लिखते हैं कि हम विड्रॉ कर लेंगे, तो वो कह देंगे सिर्फ इससे विड्रॉल थोड़ा हो जाएगा। नहीं, वो तो आपने कोर्ट गलती क्यों की? देखेगा। वो जी, तो जी, वो तो हम कोर्ट लिख रहे हैं देखेगा। कि जी, कह रहे हैं कि जी। सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे। इसी तरह जमीन के मामले में, जमीन के मामले में हमारे पास तो कोई ये लीगल ये नहीं है, प्रोसेस नहीं है जिसमें जमीन जाकर के हम देखें, जी। जमीन जाकर देखें या नापी कराएं, नापी करा के देखें भाई किसका बनता है किसका नहीं बनता है, न दस्तावेज हमारे पास है। जी, जी। कैसे इस मामले में फैसला होगा? देखिए, इसमें है कि दोनों पक्ष अब झारखंड में जैसे कि आप देखेंगे, झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, कोल्हान का अपना अलग राइट है, बुईहरी जमीन है, बुत खेतों है, इस तरह के बहुत सारे लैंड्स हैं। वो केस अगर आ गया मीडिएटर के पास, तो मीडिएटर कैसे फैसला सुनाएगा, क्या करेगा उसमें? जो मीडिएटर को ये है कि अगर दोनों पक्षों की सहमति से, अगर वो
जैसे जो नापी कराने की बात कर रहे हैं या सीओ से बात करने की बात कर रहे हैं पेपर का, वो हेल्प ले सकता है। लेकिन जनरली जो होती है कि ऐसे केसेज में जहाँ लीगलिटी ज़्यादा आ जाती है, वो उसका काम वो कोर्ट पर चला जाता है, फिर कोर्ट काम करता है। मैंने यहाँ जो समझौता बन करके गया, इस समझौते के पहले जी जी दोनों पक्ष आए और अपनी बात रखे, जी उस बात से जो एक कॉमन पॉइंट निकल करके आया उस पर अगर दोनों एग्री हो जाते हैं तो एक समझौता होता जी है। जी जी। ठीक है ना। इसमें एडवोकेट्स की भूमिका क्या होती है, मध्यस्थ के यहाँ एडवोकेट की भूमिका क्या है? देखिए एडवोकेट आइडेंटिफाई करने के अलावा, क्यों आइडेंटिफाई करने, क्योंकि आप तो जानते नहीं हैं, आप जी, जी। मीडिएटर हैं तो आप नहीं जी, जानते जी, क्लाइंट जी। कौन है, जी जी तो वही बताएंगे हमारे वकील साहब हैं और जी, वकील जी, साहब जी। का क्लाइंट ये है, जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसके जी, जी। आधार पर। तो उनकी भूमिका क्या होती है वहाँ पर? देखिए कभी कभी जो दोनों पक्ष होते हैं, पार्टीज होती हैं, वो बहुत उनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को बता नहीं पाते या उनको अपने केस की क्वालिटी को नहीं जानते हैं, तो एडवोकेट जो है वो बैठते हैं, वो अपने क्लाइंट के चीज़ों को जो छूट जाए या और भी जो लीगल पॉइंट्स है वो चीज़ें बताते हैं। दूसरा है वो लास्ट में जो इनका ड्राफ्टिंग होती है उसमें भी हेल्प करते हैं कि कैसे वो लीगली उसको किया जाए, कैसे लीगली ड्राफ्ट किया जाए। और लास्टली जो होता है फिर ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट देखेगा कि ये सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं ठीक। अगर कोर्ट को संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो वहाँ पर भी कर सकता है, उसको दोनों को क्वेश्चन कर सकता है या केस को आगे भी बढ़ा सकता है। तो फाइनली जो है कोर्ट का भी इसमें कोर्ट के मतलब रूल के अनुसार ही चलेगा, लीगली देख करके चलेगा और फाइनल जो होगा वो जजेस के द्वारा ही किया जाता है। अब जैसे कि कोर्ट्स में मामले आए तो यहाँ से जो आपने एग्रीमेंट बना करके भेजा, उस एग्रीमेंट का वैल्यू क्या होगा? डिग्री के बराबर होगा अगर कोर्ट वो करता है? अगर वो लीगली सही है, जो चीज़ें हैं दोनों की सहमति हो गई और दोनों संतुष्ट हैं, लीगली सही है, तो तब वो एक टाइम फ्रेम होता है क्या कि इस एग्रीमेंट के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाए कि इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंट होने तक, जब तक फाइनली एग्रीमेंट का वो पता नहीं चल जाता है कि ये एक्सक्यूट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, लोगों ने माना कि नहीं माना, तब तक केस पेंडिंग रहता है, उसके बाद में केस ख़त्म किया जाता है, ऐसा क्या है क्या? जी जी, हम बता रहे थे आपको, कुछ वीक्स का टाइम दिया जाता है, उस केस अपने कोर्ट में रहेगा और जब तक मध्यस्थ के पास जब आ गए केसेस, दोनों का सुनवाई चल रही है, तो 3-4 हियरिंग जो होती है, 4 हियरिंग जो है मिनिमम है, उसको करना है आपको। जॉइंट सेशन, सिंगल सेशन, फिर जॉइंट सेशन, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो एडवोकेट के साथ में परिवार वालों को भी बुला सकते हैं। जैसे आप बताएं नापी का बात करते, कुछ अगर कहीं मौके पर देखने की बात है तब भी अगर मध्यस्थ चाहता है, उसके अगर वो दोनों पक्ष तैयार हैं तो उसको भी देख सकता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट बना करके वो कोर्ट में भेजते हैं। अगर बीच में मान लीजिए उसकी कोर्ट की डेट है तो मध्यस्थ जो है वो एक एप्लीकेशन भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि भाई इनकी मध्यस्थता जो है वो चल रही है, हमको और कुछ टाइम दिया जाए, नेक्स्ट डेट एक्सटेंड किया जाए और हमको इनका जो केस है सुलझाने के लिए टाइम दिया जाए। तो कोर्ट भी कंसिडरेट है, माने कंसीडर करता है और उसके बाद लास्ट में जो होता है फाइनल जो जजमेंट है वो कोर्ट से आता है। अब कोर्ट में 10 साल से 15 साल से मुकदमा लड़ते लड़ते पार्टी थक चुका है जी। तो यहाँ कितना दिन आपके यहाँ मुकदमा लड़ेगा? मीडिएशन में कितना समय लगेगा उसको? मीडिएशन में कितना जल्दी फैसला होगा? कुछ है क्या, कुछ का टर्म एंड कंडीशन कुछ है क्या? नहीं, देखिए 2-3 महीने में हमको लगता है कि चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग 10 दिन 15 दिन के बाद डेट देते डिपेंड हैं। करता है पार्टी और वो एडवोकेट के पार्टी और एडवोकेट और पार्टी और मध्यस्थ के अवेलेबिलिटी पर। अगर मध्यस्थ तैयार है तो जल्द, अगर पार्टी भी तैयार है जल्दी जल्दी बुला लेते हैं उनको देखते हुए। लेकिन अगर उसमें लग रहा है कि नहीं, कोई जान के नहीं आना चाह रहा है या 1-2 बार मैसेज भेज दे रहा है तो हम लोग उसको लीगली भी नोटिस माने झालसा से भेज देते हैं कि भाई आपको इसमें आना है। नहीं तो हम लोग कोर्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये आदमी जो है, एक पक्ष जो है वो तैयार नहीं है, बार बार नहीं आ रहा है। फिर वो केस जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा, क्योंकि वो केस वाला प्रोसेस बंद नहीं होता है। जस्ट कुछ दिन का टाइम दिया जाता है कि आप कोर्ट के बाहर भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक अल्टरनेट भी उनको एक फैसिलिटी है कि अगर कोर्ट के बाहर बिना पैसा खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए, चूँकि इतना लंबा प्रोसेस कोर्ट में हो जाता है, टाइम टेकिंग है, मनी का प्रॉब्लम है, गरीब जो है वो अपना केस को नहीं लड़ पा रहे हैं और छोटे मोटे अगर वो कंप्रोमाइज़ करके अपना सुकून से रहना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं। कभी कुछ परिवार के ऐसे भी केसेज आते हैं, आपको बताएं कि परिवार के दबाव के कारण या रिलेटिव्स के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण
कुछ गलतियां हो गई है, बाद में अगर उनको बैठते हैं बात करते हैं तो समझ पाते थे, उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता है दोनों पक्षों में। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि दोनों सामने बैठ के अपनी अपनी चीज़ों को बताते हैं, तो अपनी अपनी गलतफहमियों के बारे में भी वो इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलता है। अगर ऐसा हमने किया था, इसका मतलब ये गया, जो कि कोर्ट में नहीं हो सकता। इतना माने यह इतना फ्रीडम जो है कम्युनिकेशन का, वो कोर्ट में नहीं हो पाता है। और एक व्यवस्था के अंदर चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मध्यस्थता जो कर रहा है उसका काम है दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन कराए। यह कोर्ट जो है, इस कोर्ट में एनआईए के मामले में आमतौर पर होता है कि 2 लाख रुपया 2015 में दिया, अब उसका ब्याज जोड़ने लगते हैं, कितना ब्याज हुआ हमको ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। जो जी, जी। क्लेम है उस क्लेम के हिसाब से अब आपको एक पॉइंट पर ले आना है कि इतने पॉइंट पर आपका मूलधन कितना था, आप केस लड़े थे इसमें कितना आया। तो वैसी स्थिति में ब्याज के साथ कैलकुलेट करके वो दिला पाना संभव है क्या? और अगर वो पार्टी राजी हो करके फिर वहाँ बेराजी हो जाता है, वहाँ जाकर कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, केस तो उसका चलता रहेगा वैसे ही ना। ऐसे भी दूसरे उसी के साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, कुछ लोग अपनी बात कम्युनिकेट नहीं, यहाँ भाषा बोली दोनों की समस्या है। इस तरह के लोगों को झालसा की तरफ से डालसा की तरफ से कोई कानूनी सहायता के लिए व्यवस्था है क्या? देखिए, जहाँ तक मध्यस्थता के समय अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो उनको भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं कि किसी को ला सकते हैं साथ में। एडवोकेट भी हो सकते हैं, बाहर का भी आदमी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका फैमिली का हो सकता है, उनके पेरेंट्स भी जो है वो आके करते हैं। दूसरा जो आप बोल रहे थे कि जो उनका इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें हैं, तो देखिए वो जब तक दोनों पक्ष उस पर एग्री नहीं होगा तब तक ठीक है। वो देख रहे हैं कि हमारा पैसा तो 2 लाख हो रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन हमारा 2 लाख तो खर्च हो जाएगा हमको केस लड़ने में, मेरे वकील करने में टाइम लगेगा। अगर उसका हमको 1 लाख ही मिल गया आज, तो हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं, इस झंझट से जो है मुक्ति मिल सकती है। कोर्ट जाना और हर तारीख पर जाना तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग है, मनी का भी है। तो कभी कभी लोग उस जो नियम के अनुसार है उससे जो इंटरेस्ट बन रहा है उससे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं कि नहीं हमारा इतना ही हो जाएगा, इससे काम मेरा हो गया, तो मान लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये केस था, इन्होंने पैसा दिया लैंड खरीदने के लिए, उन्होंने ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो लैंड दूसरे को बेच दिया। तो अब उसका रास्ता क्या हो, तो लैंड जो है दूसरे को बेच दिया, लेकिन पैसा इनसे लिए हैं। तो अब जो पहला पक्ष है वो तैयार हो गया कि नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं मिले, हमको केवल हमारा मूलधन ही मिल जाता है, तो हमको कोई जो है आपत्ति नहीं है। तो अगर दोनों तैयार हैं तो ऐसा एक समझौता बना के एक कॉमन जो है मेमोरेंडम आप कहें या डॉक्यूमेंट्स बना करके वो भेज दिया जाता है कोर्ट में कि दोनों पक्ष तैयार हैं। फिर वो लीगली देखें कि क्या है, अगर लीगली है तो उसको गो हेड होता है, अदरवाइज फिर उसको लीगल इम्पैक्ट जो होगा वो होगा। यहाँ जो एग्रीमेंट बन गया उस एग्रीमेंट के अनुसार उसको कंपनसेट करना है या मेंटेनेंस के लिए देना है या कोर्ट के ऑर्डर से मेंटेनेंस के लिए देना है, मेंटेनेंस पर वो दे नहीं रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तब वो पार्टी जिसको कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए वो पार्टी क्या करे? एग्रीमेंट पहले तो कोर्ट ने कहा, उसको नहीं माना तो कोर्ट ने मध्यस्थता में भेजा, मध्यस्थता में एक एग्रीमेंट हुआ, फिर भी वो नहीं दे रहा है। या एक मुश्त की बात हुई कि ठीक है 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, तो 1 टाइम सेटलमेंट में अगर वो तय होता है कि इतना किस्त में करके देंगे और वो किस्त देना बंद कर देता है, यहाँ से चूंकि एबीपी से उसको मुक्ति मिल गई, बेल वाले झंझट से मुक्ति मिल गई, वहाँ जा करके नहीं करता है, तो उस समय पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए मदद होनी चाहिए? देखिए, इसको हम शुरू करते हैं ऐसे। कभी कभी जो दोनों पक्ष आते हैं, जैसे शादी वाला जो बात होती है टूटने का, एक हस्बैंड वाइफ का, तो कोर्ट का रहता है कि भाई अगर जितने मध्यस्थता में जितने बार इनको बुलाया जाएगा इनको 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो वो जो मध्यस्थ है वो इंश्योर करता है कि वो पेमेंट उसके सामने उसके प्रेजेंस में सिग्नेचर के साथ उसको दिला दिया जाए। अब आता है कि जब फाइनल जब होता है जजमेंट फाइनल जो मेमोरेंडम या जो बनता है कि इतना देना है, तो स्वाभाविक तौर पर से मध्यस्थ का काम है कि प्रैक्टिकल बनाना, ऐसा नहीं कि बना दिया 5 साल में होगा, 4 साल में होगा या इतने पैसे का होगा। तो कोशिश होती है कि दोनों लोग जो जिस पर हो रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, वह सही है कि नहीं है। तो वो जब बनता है तो उसमें वो अंडरटेकिंग में रहता है कि अगर इसका पालन अगर कोई एक पक्ष नहीं कर रहा है तो उसके बाद वो जो केसेज है फिर वो स्टार्ट हो जाएंगे, जी कंटिन्यू करेगी। अंतिम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि मध्यस्थता से जो पेंडिंग केसेज हैं उसको निपटारे में कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है?
देखिए, जो छोटी छोटी केसेज हैं, नॉन क्रिमिनल टाइप हैं, जो पारिवारिक हैं, जो ज़मीन का है, जो पैसे लेने देने का है, और जो ईगो के कारण है, ऐसे केसेस तो हमको लग रहा है कि मध्यस्थता के कारण ही सॉल्व हो रही है। और इससे जो कोर्ट के लिए बड़ा अच्छा है कि जो मेजर केसेज हैं उस पर उनका ध्यान जा रहा है, उसको सॉल्व करने में उनको समय मिल रहा है। और अगर ये चीज़ें जो गांव में मुखिया के द्वारा, पंचायत के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, समाज के बुजुर्गों के द्वारा जो सॉल्व होता है, हमको लगता है कि जो हमारी परंपराएं थी उसी के अनुसार ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किया है कि कोर्ट के बाहर भी ऐसे चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो कोर्ट का भी टाइम और इवन पक्षों का, जो दोनों पार्टीज है, उनका जो टाइम है, मनी है, जो लाइफ हेल हुई है, एक दूसरे पर आरोप लगाने में है, नेगेटिविटी खोजने में है, वो थोड़ा पॉजिटिव होते हैं एक दूसरे का सुन करके, और चीज़ें जो है सॉल्व हो रही हैं। एक जो यह रास्ता है मध्यस्थता का, यह हमारे सोसाइटी के निर्माण के समय से ही चल रहा है। बच्चों में झगड़ा होता है तो गार्जियन उसको निपटाता है मध्यस्थता करके। ठीक उसी ढंग से मध्यस्थता की यह नई व्यवस्था की गई है कि जब आप मध्यस्थता में जाएंगे तो आप अपनी बात सीधे वहाँ रख सकते हैं, एडवोकेट के कानूनी और सबूतों के अलावा, और आपकी बात सुन करके मध्यस्थ दूसरे पार्टी से भी उस तरह से पूछना चाहेगा और उसमें से रास्ता निकलता है। यह जो मौका है, इस मौके का आप खुद से कोर्ट में जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई इस केस को हमको मध्यस्थता में भेज दिया जाए, और आप अपनी बात रख करके वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं, करा सकते हैं। यह मौका है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है आपको। फ्री लीगल एड का मौका है, चूकिए नहीं। आपने जो सुना दूसरे को बताइए और कहिए कि इस तरह के केसेज अगर हैं तो कोर्ट से अपील करें कि हमारे केसेस को मध्यस्थता में भेज दिया जाए और मध्यस्थता करा करके अपने केस का निपटारा कर लें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।